हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और उस लेसन से संबंधित ऊर्जा के बारे में जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त किया था और साथ ही हम लोगों ने कार्य ऊर्जा प्रमेय का है ना व्यंजक प्राप्त किया था और उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। तो चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और ऊर्जा के रूपांतरण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे बच्चों। और साथ ही हम लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत और ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित प्रवृत्ति की होती है, कंजर्वेटिव टाइप की होती है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे ताकि मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिखूँगा वो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में किया जाता है। जनरली जो होती है सामान्यतः ऊर्जा जो होती है बच्चों वो दो प्रकार की होती है। देखिए सामान्यतः ऊर्जा ऊर्जा दो प्रकार की होती है ना। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला नंबर में गतिज ऊर्जा जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, और दूसरा नंबर में स्थितिज ऊर्जा। ये दो ही प्रकार की ऊर्जा जो होती है मुख्यतः होती है कि नहीं। एक गतिज और दूसरा स्थितिज ऊर्जा है ना, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से भी आप लोग इसको यांत्रिक ऊर्जा के नाम से भी जानते होंगे। सम्मिलित रूप से दोनों ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी हम लोग कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ऐसे तो ऊर्जा बहुत तरह के होते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि हम लोग बारी बारी से चर्चा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला हम लोग कहते हैं पेशीय ऊर्जा, है कि नहीं। पेशीय ऊर्जा है ना, जिसको हम लोग मस्कुलर एनर्जी भी हम लोग कहते हैं। पेशीय ऊर्जा ये कैसी ऊर्जा होती है बच्चों? तो ये ऊर्जा जो है शरीर के है ना में पाए जाते हैं। शरीर में मतलब मांसपेशी में ये ऊर्जा संचित होती है। हम लोग जो भी तरह के भोजन करते हैं उसका डाइजेशन होता है ना, श्वसन के अंतर्गत जो होती है जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वे पेशी में संचित हो जाती है और इसके द्वारा हम लोग काम करते हैं। तो इसको हम लोग पेशीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा नंबर की जो ऊर्जा होती है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, है कि नहीं। उष्मा ऊर्जा क्या होता है? जब किसी पदार्थ का ताप में वृद्धि होती है कि नहीं, तो जिसके वजह से उसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो उष्मा भी एक ऊर्जा का ही एक रूप होती है। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना। और वेपर जो होती है अलग अलग प्रकार के काम को कर सकती है कि नहीं। जैसे कि किसी भी प्रकार पदार्थ का यदि ठोस के ही बारे में हम यदि बात करते हैं तो ठोस को यदि आप गर्म करिएगा तो ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी तरह गैस को यदि आप गर्म करते हैं तो गैस के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होना वो उसकी उष्मा ऊर्जा में वृद्धि को दर्शाता है। आप ये बात को समझ पा रहे होंगे कि जैसे हम गैस के अणु को मान लेते हैं कि किसी पात्र के अंदर भरे किसी गैस के अणु पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो सामान्यतः गैस के अणु जो होती है यादृच्छिक रूप से जिधर मन तिधर है ना, या इधर उधर यादृच्छिक गति करती है। जैसे ही इसके ताप में इसको वृद्धि किया जाता है कि नहीं, इसके टेम्परेचर को जैसे बढ़ाया जाता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अर्थात अणु तेजी से गति करने लगते हैं। तो वो ऊर्जा क्या है? वो उष्मा ऊर्जा है, अर्थात अणुओं के रूप में जो गतिज
ऊर्जा पाई जाती है, अणुओं के गति में जो गतिज ऊर्जा पाई जाती है, वही ऊर्जा उसके ऊष्मा के परिमाण का मापन करता है, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का मापन करता है। तो ये सभी पदार्थ में विद्यमान होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी बात है ना, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब हवा में भी ऊर्जा देखते होंगे पाया जाता है कि नहीं। सूरज की रोशनी जब हवा पे पड़ती है तो हवा गर्म होकर के, है ना, चलायमान हो जाती है, मूविंग स्टेट में आ जाती है कि नहीं, जिसके वजह से वो एक कार्य का संपादन कर सकती है। आप लोग देखते होंगे, है कि नहीं, किसी देशों में जो है ना टरबाइन के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है ना, हवा के द्वारा जब उसको घुमाया जाता है, अर्थात हवा में भी ऊर्जा होती है, बहती हुई ऊर्जा में गतिज ऊर्जा। वो ऊर्जा आई कहाँ से, अर्थात वो ऊर्जा जो होती है, सूरज की रोशनी जब हवा में पड़ती है तो वो गर्म होती है, गर्म होने के वजह से वो एक ऊर्जा प्राप्त कर लेती है, जिसके वजह से वो चलायमान हो जाती है। और वो ऊर्जा जब किसी भी पदार्थ में पड़ती है तो उसमें वो कार्य का संपादन कर सकता है, अर्थात पवन में भी एक प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो ये ऊर्जा इनडायरेक्ट वे से गतिज ऊर्जा को ही इंडिकेट करती है, अर्थात पवन बह रही है कि नहीं, बहती है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगा। चौथा नंबर में होता है जल ऊर्जा, है ना, जल ऊर्जा, वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी क्या होती है, जल में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको जल ऊर्जा कहते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र के, है ना, तलहटी क्षेत्रों में, है ना, तराई वाले क्षेत्रों में जल से, है ना, क्या उत्पन्न किया जाता है, विद्युत, है ना, ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो जल में भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। आप जानते होंगे कि डैम आदि से जो हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं, है ना, जल को हम लोग ऊंचे स्थान में स्टोर कर लेते हैं, अर्थात जल में क्या होती है ना, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। जब उसको नीचे की ओर गिराते हैं टरबाइन पे, तो वो टरबाइन घूमती है और उससे विद्युत का उत्पन्न होता है। तो जल में भी ऊर्जा होती है, इसको हम लोग जल ऊर्जा कहते हैं। पांचवा नंबर में हो जाएगा बच्चों, जैसे विद्युत ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या है कि विद्युत, है ना, के पास भी जो होती है काम करने की क्षमता होती है कि नहीं। विद्युत के द्वारा भी, जैसे कि हम लोग पंखा चलाते हैं या फिर पानी उससे गर्म कर लेते हैं या फिर बड़े बड़े मोटर को चलाया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा में भी कार्य को करने की एक क्षमता होती है, अर्थात विद्युत में भी, है ना, एक ऊर्जा संचित होती है, जिसको हम लोग विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। छठा नंबर में होगा बच्चों, जैसे विद्युत ऊर्जा हो गया, चुंबकीय ऊर्जा भी होती है। अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं जो होती है हमारे पास विद्यमान है। चुंबक में भी जो होती है कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे होता रासायनिक ऊर्जा, है ना, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के है ना रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। जैसे बैटरी में, है ना, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है और उसका उपयोग हम लोग विभिन्न कामों में करते हैं। जैसे 8वां नंबर में, है ना, प्रकाश ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश में भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हम लोग सोलर प्लेट के द्वारा जो होती है प्रकाश ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, इसका मतलब है कि लाइट के पास भी एक एनर्जी होती है, जिसको हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं। उसके बाद 9 नंबर में, है ना, नाभिकीय ऊर्जा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी भी हम लोग कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के परमाणु के नाभिक जब डिसइंटीग्रेट होते हैं, विखंडित होते हैं, तो एक उससे प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका ऊर्जा हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में करते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाने में करते हैं, है ना। नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके ही हम लोग हाइड्रोजन, है ना, के नाभिक को संलयित करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों कि नाभिकीय संयंत्रों में जो होती है, यूरेनियम के नाभिकों को विखंडित करके, थोरियम के नाभिकों को विखंडित करके एक ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जिससे, है ना, पानी को गर्म किया जाता है और वही गर्म पानी के द्वारा जो होता है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अणु बम, इस प्रकार के जो बम होते हैं उसमें इसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करके विध्वंस फैलाया जा सकता है। तो ये नाभिकीय ऊर्जा है बच्चों। 10वां नंबर में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होगी, भूगर्भीय ऊर्जा होती है। भूगर्भ, है कि नहीं, भूगर्भीय ऊर्जा, है कि नहीं, जिसको हम लोग ये पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के उष्मा ऊर्जा के वजह से, है कि नहीं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग भूगर्भीय ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर,
है ना, जो बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत आयत मात्रा में गर्मी पाया जाता है कि नहीं। और वो गर्मी के कारण जो होती है किसी किसी इलाका में, है कि नहीं, किसी किसी क्षेत्रों में पानी उबलता हुआ नज़र आता है, और उसी उबलते हुए पानी से ऊर्जा का उपयोग करके, उष्मा ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत आदि का हम लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारे चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जनरली है ना, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जब दो प्लेट आपस में जब टकराते हैं, है कि नहीं, जब दो प्लेट आपस में जब टकराते हैं, है कि नहीं, तो उन प्लेटों से बहुतायत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे भूकंप, है ना, उत्पन्न होता है। कहीं कहीं भूसंखलन की जैसी ही घटनाएं हो जाती है। तो बहुतायत मात्रा में भूगर्भीय ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे जनरली अब देखा जाए तो बहुत प्रकार की ऊर्जाएं जो होती है हमारे पास, है ना, उपस्थित है, विद्यमान है ना। लेकिन ऊर्जा सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, आप याद रखिएगा, वो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इन सभी जितनी भी ऊर्जाएं बताए हैं आपको मैंने, ये सभी ऊर्जा का रूपांतरण अंततः या तो गतिज ऊर्जा में होता है या तो फिर स्थितिज ऊर्जा में होता है कि नहीं। तो सभी ऊर्जा, इसीलिए हम लोग ऊर्जा को सिर्फ दो ही रूप में पढ़ते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो इन दोनों को ऊर्जा को सम्मिलित रूप से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इनके बारे में आप लोग पिछले अपने जूनियर क्लासों में भी विस्तार पूर्वक पढ़ा होगा बच्चों, मैंने उसका सिर्फ आप लोगों का रिवीजन करा दिया। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं बच्चों इस क्लास को, और हम लोग जानना चाहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जिसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। किसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बताइए। देखिए इस ऊर्जा संरक्षण का इसका मतलब ये नहीं होता कि ऊर्जा को है ना, संरक्षित रखना, है कि नहीं। बात समझिए, इसका मतलब होता है कि ऊर्जा जो होती है हमारे प्रकृति में जो पाई जाती है, जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। जितनी ऊर्जा है वो संरक्षित ही रहती है। संरक्षित मतलब उसको ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग ऊर्जा के रूपांतरण कर सकते हैं, ऊर्जा के इस रूप से ऊर्जा के उस रूप तक हम लोग उसको रूपांतरण कर सकते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका मैं परिभाषा देखिए इस प्रकार लिखता हूँ। देखिए इस, है ना, सिद्धांत के अनुसार, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा को ना तो, है ना, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे, है ना, इसे सिर्फ एक रूप से, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में, है ना, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ना, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, इसे ही हम लोग ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। इसमें कुछ भी समझने योग्य बातें हैं नहीं। हम लोग ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रकार की ऊर्जाएं होती है सिर्फ इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रूपांतरण कर सकते हैं। तो ऊर्जा का देखिए रूपांतरण हम लोग कैसे कहेंगे, दो चार बातें हम लोग इसके साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, आप, है ना, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, है कि नहीं, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, है ना, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, है कि नहीं, उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ पर जनरली संचित होता है, तो हमारे घर में बैटरी में, है कि नहीं, या फिर सेल में आदि में इकट्ठा हो जाता है। तो और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग जनरली हम लोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं,
है कि नहीं। देखते हैं आप लोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं, जैसे कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हम लोग पंखा आदि को चला सकते हैं। जैसे हम लोग एक बात यहाँ पर करते हैं पंखा को चलाने में, तो पंखा को जब चलाते हैं तो वो पंखा गतिशील हो जाता है, अर्थात ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है, गतिज ऊर्जा में होता है कि नहीं। तो गतिज ऊर्जा में पंखा गतिशील हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा के साथ साथ उसमें, है कि नहीं, पंखा आदि का कॉइल देखिएगा घर में भी होता है, अर्थात इस विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में भी होता है, नष्ट होता है ना ये ऊर्जा। और तीसरी ऊर्जा आदि आप देखिएगा कि जब पंखा चलती है तो कुछ उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है कि नहीं, अर्थात वहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा के साथ साथ वहाँ पर ध्वनि ऊर्जा में भी इसका रूपांतरण होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो हम लोग बैटरी से क्या उत्पन्न किए, है ना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किए, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पर बैटरी में हुआ, है ना, संचित हुआ, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा का संचय यहाँ पर बैटरी में हुआ, और इस बैटरी से हम लोगों ने विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया, और उससे मैंने एक पंखा चलाया, तो पंखा गतिशील हुआ, जिसके वजह से उसमें गतिज ऊर्जा आ गई। पंखा के कॉइल आदि गर्म होते हैं, जिसके वजह से उसमें उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। पंखा जब गतिशील होता है तो उसमें कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी नष्ट होती है, अर्थात ये ऊर्जा अंततः, है ना, ये तीन ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। ये उष्मा ऊर्जा क्या करती है, ये उष्मा ऊर्जा परिवेश को प्रदान कर देती है, मतलब वो जो हवा है वो हवा ये इससे ये ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, ध्वनि तरंग के रूप में अंततः हवा के मॉलिक्यूल्स में अपनी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। गतिज ऊर्जा भी हवा को गतिशील करने के लिए, आप देखते होंगे जब पंखा चलता है तो हवा, है कि नहीं, हवा लगता है, हवा में क्या होता है, वे ऊर्जा ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से हवा गतिशील हो जाती है, और अंततः लास्ट में ये हवा में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो लास्टली जो है यहाँ पर फाइनली हम लोग कह सकते हैं ये तीनों ऊर्जा हवा में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है ना। तो देख पा रहे होंगे कि कितनी तरह से मैंने ऊर्जा का, है ना, रूपांतरण यहाँ पर किया। मैंने यहाँ ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। दूसरी बातें हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, हम लोग देखते हैं बच्चों कि सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कि नहीं, सूर्य से हमें ऊर्जा, तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है जिसको हम लोग सौर ऊर्जा भी हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। तो इस सौर ऊर्जा का उपयोग कितनी तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहला इसका उपयोग क्या है, पेड़ पौधों के द्वारा, है कि नहीं, देखिएगा पेड़ पौधों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है कि नहीं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, है कि नहीं, जो भोजन तैयार करते हैं, पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो पौधों के पत्तियों में जो ऊर्जा संचित होती है, किस रूप में, जो आप जानते होंगे कि खाना में पेड़ पौधों के द्वारा बनाया गया जो भोजन होते हैं उसमें ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैक्ट्रोज आदि जो बनते हैं, उसके बंधनों में ये ऊर्जा जो होती है संचित हो जाती है कि नहीं। और ये जब ऊर्जा को पेड़ पौधे अपने बीज में संचित कर देते हैं, है कि नहीं, उसे उसमें स्टोर कर देते हैं, और जब इस बीज को जब हम लोग चावल, गेहूं, चना, है कि नहीं, मटर आदि के रूप में जब हम लोग ग्रहण करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद, है ना, उसके कार्बोहाइड्रेट के अणु को तोड़ा जाता है ना, और उससे ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो कह सकते हैं कि हमारे भोजन के रूप में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इनडायरेक्ट रूप से वो सौर ऊर्जा ही होती है। दूसरी बातें, है कि नहीं, जब देखिए पेड़, सूर्य की रोशनी जब हमारे धरती की सतह पर जब हम पड़ती है कि नहीं, और उससे वायु गर्म होती है कि नहीं, वायु गर्म होती है, और ये वायु जो होती है ना, निम्न दाब से, है कि नहीं, आप जानते होंगे कि वायु के किधर से चलती है, कि जब जहाँ की वायु गर्म हो जाती है तो वहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, और जिधर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वो उच्च दाब की अवस्था में ही रहती है। ये लो प्रेशर में और ये हाई प्रेशर में रहता है। जहाँ पर सूरज की रोशनी अभी पड़ रही है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पर अभी नहीं पड़ रही है वहाँ पर अभी हाई प्रेशर होगा। तो हवा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गतिशील हो जाती है, अर्थात पूरे पृथ्वी में निरंतर रूप से हवा चलते रहती है, हवा का चक्रण हमेशा पूरे धरती पर होती रहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
हवा का चलना, इसी के वजह से है ना किसी क्षेत्र के बादल उड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, है ना, कभी यहाँ वर्षा होती है कभी वहाँ वर्षा होती है। तो इसका मतलब हो गया कि वो वर्षा होने का एकमात्र इनडायरेक्ट वजह क्या है, वो सौर ऊर्जा ही है। जब पानी जब बह करके नदियों में जाती है कि नहीं, जब इससे बारिश होती है, आप जान रहे हैं कि हवा के चलने से जो बारिश होती है बच्चों, वर्षा होती है ना, इस वर्षा से हम लोग नदियों में पानी जमा हो जाती है, डैम में पानी जमा हो जाती है ना, और वहाँ पर डैम में हम लोग पन बिजली का उपयोग करके, है ना, हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, है ना, प्रक्रिया के द्वारा जो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रक्रिया के द्वारा, है ना, हम लोग वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और उस विद्युत के द्वारा जो होती है आज दुनिया के समस्त ऊर्जा को, है ना, आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। आजकल दुनिया में बहुत ऐसे कम ही चीज़ होते हैं जिसका उपयोग विद्युत के द्वारा ना हो। हर एक चीज़, घर में पाए जाने वाले हर एक प्रकार के यंत्र षडयंत्र सब विद्युत के द्वारा ही चलाए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से कहिए तो ये मुझे सौर ऊर्जा से ही प्राप्त हो रहा है कि नहीं। आप देख पा रहे हैं कि वायु का चलना, वर्षा का होना, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होना इनडायरेक्ट वे से, अप्रत्यक्ष रूप से कहिए तो वो सौर ऊर्जा के द्वारा ही होता है। इस प्रकार आप लोग जो है अपने दिमाग में ऊर्जा का एक कड़ी, है कि नहीं, एक चेन तैयार कर सकते हैं। आप जब चेन के जब आप लास्ट में जब पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सारी ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही है। तो इस प्रकार जो होती है, यदि ऊर्जा संरक्षित नहीं होती तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है स्थिर हो जाती और फिर हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। इसीलिए ऊर्जा को संरक्षित होना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो अब एक बात यहाँ पर नई बातें आप समझेंगे बच्चों कि ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित प्रकृति, है कि नहीं, प्रकृति की होती है। देखिए ऊर्जा संरक्षित प्रकृति की होती है, संरक्षित प्रकृति की होती है। ऊर्जा संरक्षित प्रकृति की होती है। अब ये संरक्षित प्रकृति क्या होता है बच्चों, जरा सा इस पे हम लोग विचार करेंगे, है कि नहीं। ये संरक्षित प्रकृति क्या होता है बच्चों, इस पर हम लोग अभी विचार करने के लिए जाते हैं। देखिए संरक्षित प्रकृति का मतलब यही होता है कि आप जानते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा जो होती है वो कार्य का ही रूपांतरण है कि नहीं, कार्य का ही रूपांतरण होता है। इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो इसका मतलब है कि वो कार्य का संपादन करता है ना। तो इस बात को देखिए यहाँ पर कि कहने का मतलब हो गया कि यदि हम लोग किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं तो इसका मतलब है कि मैंने कुछ काम किया और इस कार्य को करने से जो ऊर्जा नष्ट होती है ये उस वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करती है। चलिए पहले मैं डेफिनेशन को लिखूंगा, उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए ऊर्जा संरक्षित प्रकृति की होती है, इसका मतलब है कि ऊर्जा के द्वारा जो किया गया कार्य होता है। देखिए ऊर्जा के द्वारा, है कि नहीं, ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य, है ना, उस देखिए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करती है कि नहीं, पथ पर निर्भर नहीं करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है ना। इस गुण को देखिए, इस गुण को या इस प्रकृति को, है ना, इस गुण को ऊर्जा का संरक्षित प्रकृति कहा जाता है ना। ऊर्जा का संरक्षित प्रकृति कहा जाता है, संरक्षित प्रकृति कहा जाता है बच्चों, है ना। इसे ही संरक्षित प्रकृति कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये पथ पर निर्भर नहीं करता। देखिए कैसे होता है, मान लेते हैं कि ये एक पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है, तो आप इस वस्तु को इस स्थान तक लाना है कि नहीं, इस स्थान तक लाना है। तो हम उसको कितने स्थान तक कैसे ले जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ से उसको यहाँ तक लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार पथ अपना करके भी हम इस वस्तु को यहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, है कि नहीं, इस प्रकार भी हम पहुँचा सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रास्ता है इस वस्तु को यहाँ तक ले जाने के लिए वो काफ़ी बड़ा है। एक तो सरल रास्ता है कि उसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचा देंगे, है कि नहीं। एक इस प्रकार इसको घुमा करके यहाँ से हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। तो कई प्रकार के रास्ता हो सकती है कि इस वस्तु को, है ना, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए। लेकिन तीनों ही स्थिति में, चाहे ये स्थिति हो, चाहे ये स्थिति हो, चाहे ये स्थिति, तीनों ही स्थिति में ऊर्जा संरक्षित रहता है,
है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पथ की लंबाई बढ़ गई तो इसमें ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, इसमें पथ की लंबाई कम है तो इसमें ऊर्जा कम लगेगा, और इसके पथ है ना दोनों के आधा है या बीच का है तो इसमें ऊर्जा इस दोनों की तुलना में इसका आधा होगा, ऐसी बातें नहीं होती है। ये तीनों ही पथ में ऊर्जा समान रूप से नष्ट होती है, खर्च होती है। इसी को हम लोग कहते हैं संरक्षित प्रकृति, है ना। तो ऊर्जा के द्वारा जो कार्य का होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करती है, इसी को हम लोग संरक्षित प्रकृति कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे है कि नहीं कि ऊर्जा किसी भी स्थिति में हो, चाहे यहाँ की ऊर्जा हो चाहे किसी भी है ना, इस दोनों ही स्थिति के बीच में कोई बिंदु लेकर के यदि वहां पर ऊर्जा का यदि हम लोग गणना करें, चाहे उसके निचली सतह पर पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा हो, ये तीनों ही स्थिति पर ऊर्जा का समान परिमाण होता है, मतलब ऊर्जा बराबर परिमाण में होते, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। तो इसी बात को मुझे आपको दिखाना है कि ऊर्जा संरक्षित प्रकृति की होती है ना। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से है कि नहीं, यदि वो गिर रहा होता है ना, तो उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं कि किसी ऊपर स्थान पर किसी कोई वस्तु को रखा गया है और ये स्वतंत्र रूप से जमीन की ओर गिर रही है इस प्रकार, तो गिरने के समय में किसी भी स्थान पर उसकी ऊर्जा का परिमाण हमेशा समान होगा। यहाँ पर भी ऊर्जा mgh होगा, यहाँ पर भी ऊर्जा mgh होगा, और यहाँ पर भी ऊर्जा mgh ही होगा। आप देख पा रहे हैं कि तीनों ही स्थिति में ऊर्जा समान है कि नहीं, इसकी कुल ऊर्जा। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाते हैं बच्चों, है कि नहीं, h ऊंचाई तक यदि हम लोग उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसके किसी भी स्थान पर ऊर्जा, यहाँ पर यदि आप ऊर्जा देखिएगा तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे ऊर्जा देखिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका हाफ एम यू स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी ऊर्जा आप देखिएगा तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऊर्जा यहाँ पर नष्ट हो रही है? यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसके किसी भी स्थिति पर ऊर्जा समान होती है। यदि किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाते हैं तो किसी भी स्थिति पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी बिंदु पर उस वस्तु की ऊर्जा का कुल परिमाण हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ऊर्जा नष्ट कहाँ हुई? इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और साथ में यह ऊर्जा संरक्षित प्रकृति की भी होती है। तो चलिए हम लोग इसको बारी बारी से हम लोग साबित करके हम लोग देखते हैं बच्चों, है कि नहीं, कि ऊर्जा संरक्षित प्रकृति की कैसे होती है और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर बातें हम लोग कहेंगे। देखिए पहला स्टार हम लोग लगा देते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से, देखिए पृथ्वी की सतह से, है कि नहीं, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को, है कि नहीं, किसी वस्तु को ऊपर ले जाने, है ना, ऊपर ले जाने की स्थिति में ऊर्जा संरक्षण, ले जाने की स्थिति में ऊर्जा संरक्षण कैसे होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए पृथ्वी की सतह है कि नहीं, जिसमें एम द्रव्यमान का कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया है कि नहीं, ये एम द्रव्यमान का यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा गया है बच्चों, है ना। एम द्रव्यमान का यहाँ पर, ये एम द्रव्यमान का कोई एक वस्तु को हम लोग रखेंगे। अब इस वस्तु को हम लोगों को कहाँ तक ले जाना है? एच ऊंचाई तक हम लोगों को ले जाना है। यहाँ पर हम लोगों को ले जाना है, यहाँ पर इस स्थान तक हम लोगों को वस्तु को ले जाना है। ये क्या है ना, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? एच ऊंचाई तक तो हम लोगों को वस्तु को ले जाना है। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातों को यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए माना, देखिए माना एम द्रव्यमान के, है ना, एम द्रव्यमान के किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से ऊपर एच ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक ले जाना है ना, ले जाना है। इसके लिए
सतह पर स्थित वस्तु, है ना, इसके लिए सतह पर स्थित, इसके लिए सतह पर स्थित वस्तु को यू वेग दिया जाता है ना, यू वेग दिया जाता है ना। तो इसका पोजीशन हम लोग मान लेते हैं बच्चों ए है कि नहीं। तो ए पर स्थित, है ना, ए पर स्थित वस्तु का, है ना, ए पर स्थित वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा। ए पर स्थित वस्तु का गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम, है कि नहीं, हाफ एम यू स्क्वायर होगा। गतिज ऊर्जा ये होगा, है कि नहीं। आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। देखिए, चूंकि वस्तु की ऊंचाई 0 है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 0 है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना। ए पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, है ना, ए पर स्थित वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, और ऊंचाई यहाँ पर 0 है ना, तो कुल मिलाकर कहेंगे तो 0 हो गई। तो मतलब ए स्थिति पर, तो ए स्थिति पर वस्तु की कुल ऊर्जा, ए स्थिति पर वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, कुल ऊर्जा मतलब यही हो गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो कुल ऊर्जा जोड़ेंगे अब दोनों को, तो ये क्या हो गया, देखिए हाफ एम यू स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 0 हो गया, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। ये किस स्थिति पर थी, तो ये ए स्थिति पर थी यहाँ पर। तो इसके यहाँ पर स्थिति में कितनी ऊर्जा हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। अब हम लोग इस बात पर विचार करते हैं कि जब ये ऊपर की ओर जा रही है कि नहीं, तो ये जब ऊपर की ओर जाएगी तो कभी न कभी वो इस बिंदु पर जरूर पहुंचेगी, है कि नहीं। अब हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर जाने की स्थिति में कण जो है या वस्तु जो है किसी क्षण के लिए इस बी बिंदु पर रुकती है कि नहीं। जब आप इसको ऊपर ले जा रहे होते हैं तो कभी न कभी इस स्थिति पर तो जरूर आएगी। तो हम लोग यहाँ पर अब इसकी ऊर्जा का गणना करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पृथ्वी की सतह से ये स्थिति x, है ना, ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि वस्तु का वेग कितना है। आप लोग वस्तु को वेग कितना दिए हैं, वस्तु को वेग कितना दिए हैं, वस्तु को हम लोग, है ना, यू वेग दिए हैं, है कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर बात समझे होंगे। फोटो को आप लोग अपने अपने कॉपी में बनाएंगे और देखिए ऊपर ले जाने की स्थिति में यहाँ पे लिखेंगे ऊपर ले जाने की, है ना, ऊपर ले जाने की स्थिति में, है ना, स्थिति में वस्तु, है ना, बी बिंदु पर, वस्तु बी बिंदु पर आता है ना, बी बिंदु पर आता है ना, वस्तु बी बिंदु पर आता है। इस बिंदु की, देखिए यहाँ पर इस बिंदु की पृथ्वी की सतह से, इस बिंदु की पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई x है ना। देखिए कि मैंने क्या लिखा है कि ऊपर ले जाने की स्थिति में वस्तु बी बिंदु पर आता है और इस बिंदु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई x है तथा इस बिंदु पर, है ना, तथा इस बिंदु पर वस्तु का वेग, है कि नहीं, इस बिंदु पर वस्तु का वेग कितना हो गया, v है। इस बिंदु पर वस्तु का वेग v है। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर को अपने कॉपी में अच्छी तरह से देखें कि इस बिंदु पर वस्तु का वेग कितना है बच्चों। यहाँ पर वेग, यहाँ पर वस्तु को वेग कितना दिया गया था u, और यहाँ पर वस्तु का वेग हो गया v। तो अर्थात ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि u जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है और v जो है वस्तु का अंतिम वेग होगा। तो हम लोग गति का समीकरण का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, या इस प्रकार हम लोग पहले लिखेंगे, देखिए, है ना, गति का समीकरण का भी प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि बी बिंदु पर जो है ऊर्जा का कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, गणना कर लेते हैं। देखिए बी बिंदु पर, देखिए बी बिंदु पर वस्तु का, है ना, बी बिंदु पर वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी, बी बिंदु पर वस्तु का गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार बी बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, है ना, बी बिंदु पर वस्तु
का स्थितिज ऊर्जा, है ना, बी बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी, क्योंकि पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई कितनी है, एक्स, इसीलिए एम जी एक्स होगा। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी बी बिंदु पर, कुल ऊर्जा, तो दोनों ऊर्जा को हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस यहाँ पर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा एम जी एक्स। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब देखिए गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए गति के समीकरण से, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और अंतिम वेग उसका v है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग एक समीकरण को जानते हैं बच्चों, जो क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और प्लस होता है 2g, है कि नहीं, 2g, और विस्थापन है x। लेकिन क्या यहाँ पर g मेरा पॉजिटिव होगा, इस बात पर विचार करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु को ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो गुरुत्व त्वरण जो होता है ऋणात्मक होता है कि नहीं, यहाँ पर माइनस जी होगा, और जैसे ही जब वस्तु को हम लोग जब नीचे की ओर ले जाएंगे तो गुरुत्व त्वरण धनात्मक होगा, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में हमारा क्या है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात यहाँ पर गुरुत्व त्वरण को हम लोगों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो इसको हम लोग यदि सॉल्व करेंगे बच्चों तो हम लोग को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स होगा। अब देखिए v के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो टोटल एनर्जी टी बराबर कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और v का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, कितना हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2g एक्स प्लस एम जी एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो गया, देखिए हाफ एम यू स्क्वायर, अब इसको इसके साथ करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी एक्स, और प्लस यहाँ पर भी है देखिए एम जी एक्स, तो ये एम जी एक्स कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मेरा मिल गया हाफ एम यू स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि बी बिंदु पर भी कुल ऊर्जा हाफ एम है ना, यू स्क्वायर ही है। तो फिगर में देखिए यहाँ पर ऊर्जा उसका हाफ एम यू स्क्वायर को मैंने साबित किया, इस बिंदु पर भी उसकी ऊर्जा हो गई हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखिए लास्टली क्या होता है कि ये वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई एच पर, जहां उसे ले जाना था वहां पर वो पहुंच चुका है, तो इस बिंदु पर भी उसका वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि इस बिंदु पर वस्तु का वेग कितना है, v डैश है, और मैंने वस्तु को प्रारंभिक वेग u दिया था, अब यहाँ पर अंतिम वेग मेरा v डैश हो गया, तो वेग में परिवर्तन हुआ बच्चों। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे कि इस बिंदु पर, अब देखिए पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई h हो गई, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसका mgh होगा, और गतिज ऊर्जा हाफ एम v डैश स्क्वायर होगा। इस बिंदु को हम लोग c मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए लास्टली हम लोग क्या देखेंगे, मान लेते हैं कि माना कि वस्तु, देखिए माना वस्तु अपनी, है ना, माना वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई h, है ना, अधिकतम ऊंचाई h, है ना, अर्थात सी बिंदु पर पहुंच गया है कि नहीं, अर्थात सी बिंदु पर है ना, अधिकतम ऊंचाई अर्थात सी बिंदु पर है। इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर, है ना, वस्तु का, है ना, इस बिंदु पर वस्तु का वेग, है ना, इस बिंदु पर वस्तु का वेग v डैश हो जाता है ना, v डैश हो जाता है। तो देखिए, तो सी बिंदु पर यहाँ पे बात करेंगे कि सी बिंदु पर वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा, है ना, सी बिंदु पर वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा, सी बिंदु पर वस्तु का गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ एम v डैश स्क्वायर। अब इसी तरह बात करते हैं कि सी बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, देखिए सी बिंदु पर वस्तु की, है ना, वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, एम जी एच, क्योंकि यहाँ पर वस्तु अपने अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच चुका है, पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई h है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया सी बिंदु पर, टोटल एनर्जी तो हाफ एम v डैश स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एम जी एच, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे हम लोग, देखेंगे गति के समीकरण से,
है ना। गति का समीकरण हम लोगों को क्या कहता है बच्चों कि प्रारंभिक वेग उसका कितना है भी u है और अंतिम वेग v डैश है। तो प्रारंभिक वेग हम लोग समीकरण जानते हैं क्या हो जाएगा, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, u स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2g हम लोग नेगेटिव लेंगे और विस्थापन यहाँ पर h है तो 2gh होता है। अब देखिए यहाँ पर v डैश का वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। देखिए v डैश स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, है कि नहीं, समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ एम, वी डैश का वैल्यू कितना हो गया यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2gh और प्लस यहाँ पर हो जाएगा mgh। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या पाते हैं, देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mgh और प्लस यहाँ पर भी हो गया mgh, तो mgh कैंसिल हो गया तो सी बिंदु पर भी मुझे ऊर्जा कितना प्राप्त हो गया हाफ एम यू स्क्वायर, कुछ इस प्रकार ऊर्जा। तो तीनों ही बिंदु पर मुझे ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है बच्चों वो आप देख पा रहे होंगे कि हाफ एम यू स्क्वायर है। तो वस्तु जब ऊपर जाने की स्थिति होती है तो उसके सभी बिंदु पर ऊर्जा का कुल परिमाण स्थिर होता है, नियत होता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, सिर्फ ऊर्जा का रूपांतरण होता है। क्या होगा कि यहाँ पर हो सकती है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो और गतिज ऊर्जा कम हो, यहाँ पर हो सकता है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो थोड़ा गतिज ऊर्जा कम हो, यहाँ पर हो सकता है कि उसकी गतिज ऊर्जा बिल्कुल कम हो लेकिन स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो। इस प्रकार का रूपांतरण हो सकता है, लेकिन कुल ऊर्जा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ऊर्जा नियत होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मुझे बताता है। ऊर्जा के जो अवयवों में, है ना, कमी अधिक हो सकती है लेकिन कुल का यदि बात करें, टोटल के बारे में बात करें किसी भी बिंदु पर तो वो कांस्टेंट ही होता है। ये ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है बच्चों। तो ये कौन सी स्थिति थी, जब हम लोग वस्तु को ऊपर ले जा रहे थे। तो आप लोग दूसरी स्थिति में भी देख सकते हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जब गिरती है तो उसमें भी ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो चलिए हम लोग उसको भी साबित करके देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ। देखिए जब वस्तु ऊपर से, है ना, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है कि नहीं, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है ना, गिरती है तो ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार होगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो मान लेते हैं ये एक पृथ्वी की सतह है और किसी वस्तु को हम लोग h ऊंचाई पर रख दिए हैं। ये ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये ऊंचाई h है, इसमें रखा गया है। ये कौन सी स्थिति है, ये स्थिति h है कि नहीं, ये स्थिति इसकी a है कि नहीं, ये स्थिति a है। अब देखिए ये वस्तु की ऊंचाई कितनी है, ये वस्तु की ऊंचाई h है। तो यहाँ पर वस्तु की ऊर्जा कितनी होगी, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है कि नहीं, सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है। तो मान लेते हैं, देखिए माना कि m द्रव्यमान का, देखिए माना m द्रव्यमान का किसी वस्तु, है ना, m द्रव्यमान का किसी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखा गया है, h ऊंचाई पर रखा गया है ना, रखा गया है। तो A बिंदु पर या A स्थिति पर, देखिए A बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना, A बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं कितनी होगी, mgh होगा। अभी ए बिंदु पर वस्तु स्थिर है इसलिए इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो ए बिंदु पर, है ना, ए बिंदु पर वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अभी वस्तु स्थिर है ना, इसलिए स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी, तो ए स्थिति पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो हम लोग कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया mgh और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पर,
है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा और काइनेटिक एनर्जी उसका 0 हो गया, ये चीज़ होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि कुल ऊर्जा उसकी mgh होगी, है ना। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम देखिए फिगर को देखना है। अब मान लीजिए कि वस्तु गिरना शुरू होती है कि नहीं, वस्तु गिरना शुरू होती है, तो गिरने के क्रम में वो इस बिंदु पर आकर के, है ना, किसी स्थिति में यहाँ पे रहती है। मतलब वस्तु जब गिरती है तो इस स्थिति पे तो कभी ना कभी तो आएगी ही, है कि नहीं। तो इस स्थिति को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, बी कहते हैं, है कि नहीं। और है ना, यहाँ से इसकी जो दूरी है बच्चों, ये जो दूरी है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है, मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ से x दूरी तय करके जमीन पर गिरती है यहाँ से, है कि नहीं, x दूरी वो तय करती है। समझ पाए होंगे कि वस्तु जो होती है अपनी अधिकतम ऊंचाई से, है ना, x दूरी पर आती है। तो आप समझ रहे होंगे पूरी बात को कि जब वस्तु जब है ना गिरती है पृथ्वी की सतह की ओर, जब गिरती है तो गिरने के क्रम में इस बिंदु पर तो कभी ना कभी रहेगी, है ना। तो इस बिंदु पर हम लोग उसका ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये अधिकतम ऊंचाई से इस बिंदु की जो दूरी है वो x है ना। तो अब बताइए पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, h माइनस एक्स होगा, है कि नहीं। पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई हो जाएगी h माइनस एक्स। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिए देखिए वस्तु देखिए वस्तु पृथ्वी की सतह की ओर, वस्तु पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है, सतह की ओर, सतह की ओर गिरती है, पृथ्वी की सतह की ओर गिरती है ना। देखिए गिरने के क्रम में, है ना, देखिए गिरने के क्रम में वस्तु वस्तु बी बिंदु पर आती है ना, बी बिंदु पर आती है। इस बिंदु पर ऊर्जा, है ना, की गणना करना है। देखिए इस बिंदु पर वस्तु की कुल ऊर्जा, है कि नहीं, वस्तु की कुल ऊर्जा का गणना करना है, कुल ऊर्जा का गणना करना है, कुल ऊर्जा का गणना करना है। समझ रहे होंगे बच्चों आप लोग। तो अब देखिए मान लेते हैं कि माना क्या ना बी बिंदु, है ना, बी बिंदु का अधिकतम ऊंचाई से दूरी, बी बिंदु का अधिकतम ऊंचाई से, है ना, अधिकतम ऊंचाई से दूरी इज इक्वल टू एक्स है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, है ना, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई आप लोग जान रहे होंगे कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स है ना, होगी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी बिंदु पर, देखिए बी बिंदु पर, है ना। और एक बात यहाँ पर हमको लिखना था कि बी बिंदु पर जब वो गिरेगी तो कोई ना कोई वेग तो उसके पास होगा, है कि नहीं। गिरने के समय में बी बिंदु पर आएगी तो उसके वस्तु का कोई ना कोई वेग होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि बी बिंदु पर वस्तु का वेग भी है, ये मान के हम लोग चलते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए माना कि बी बिंदु पर, देखिए माना कि बी बिंदु पर वस्तु का वेग, है ना, बी बिंदु पर वस्तु का वेग भी है, अंतिम वेग भी है कि नहीं। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए बी बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा, है कि नहीं, बी बिंदु पर वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना, बी बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु अधिकतम, है ना, ऊंचाई से कितना दूरी तक विस्थापित हुआ है, तो x दूरी से विस्थापित हुआ, अर्थात इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है, इस बात को देखना होगा। पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई h माइनस एक्स होगा, अर्थात ऊर्जा इसी ऊंचाई पर निर्भर करेगी, ना कि उसके विस्थापन पर निर्भर करेगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, है कि नहीं, बी बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh माइनस एक्स होगा। अब देखिए बी बिंदु पर वस्तु का वेग भी है, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बी बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, है ना, वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा कितनी हुई, टोटल एनर्जी
तो टोटल एनर्जी हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर है, एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच माइनस एक्स है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, किसका प्रयोग करते हुए, गति के समीकरण का। देखिए गति के समीकरण से, है कि नहीं, गति का समीकरण क्या कहता है, गति का समीकरण कहता है कि देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस होता है 2g विस्थापन कितना है, वस्तु का अधिकतम ऊंचाई से विस्थापन कितना है बताइए, वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई है x दूरी तय करके, ये दूरी x है, अर्थात वस्तु का विस्थापन x है, अर्थात समीकरण में हम लोग यहाँ पर सिर्फ x का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर पृथ्वी से ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं है ना। जब ऊर्जा के बारे में बात किया जाता है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तब पृथ्वी से उसकी ऊंचाई ली जाती है, लेकिन यहाँ पर समीकरण में विस्थापन का प्रयोग करते हैं और विस्थापन उसके अधिकतम ऊंचाई से हम लोग ले रहे हैं। और एक बात यहाँ पर है कि वस्तु प्रारंभिक अवस्था में विराम की अवस्था में था, तो यहाँ पे लिखेंगे कि वस्तु विराम की अवस्था से गति प्रारंभ करता है, क्योंकि जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस समय वो स्थिर था, अर्थात उसका वेग यहाँ पर u इज इक्वल टू 0 होगा। तो वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है या किया है, विरामावस्था से गति प्रारंभ किया है कि नहीं, प्रारंभ किया है, अर्थात यहाँ पर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे। तो देखिए वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 2gx। अब समीकरण में हम लोग समीकरण 2 में, है ना, वी स्क्वायर का मान को रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 में वी स्क्वायर का मान रखने पर, लिखिए समीकरण 2 में वी स्क्वायर का मान रखने पर, वी स्क्वायर का मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इज इक्वल टू 2gx प्लस, है ना, mgh, इसको हम लोग तोड़ देंगे, mgx माइनस यहाँ पर हो जाएगा mgx। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या मिल गया mgx, और यहाँ से mgx, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया, टोटल एनर्जी ऊर्जा, कुल ऊर्जा mgh ही है ना। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग लास्ट और फाइनल कंडीशन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ वस्तु जो है अंततः जो होती है वो गिर करके पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है कि नहीं, गिर के वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है। तो इस बिंदु को हम लोग C कहेंगे। अब आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि, है ना, उसका विस्थापन कितना है, माना अधिकतम ऊंचाई से वो यहाँ तक आई है, अर्थात उसका विस्थापन h होगा, लेकिन पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई 0 है कि नहीं, यहाँ पर पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई 0, अर्थात इस बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ तो होगी। अब वस्तु जब गिरती है नीचे की ओर तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है, तो इस बिंदु पर हम लोग, है ना, इस बिंदु पर हम लोगों ने वेग भी माना था, तो इस बिंदु पर वस्तु का वेग को हम लोग v डैश मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, किसको किस प्रकार होता है। तो मान लेते हैं, देखिए, है ना, माना कि वस्तु, है ना, अंतिम रूप से पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है ना, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है कि नहीं, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, अर्थात C बिंदु पर पहुंच जाती है। आप लोग फिगर बनाए होंगे तो हम लोग लिखेंगे कि C बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है ना, C बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, है ना, C बिंदु पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि उसकी पृथ्वी से ऊंचाई, है कि नहीं, एक देखिए यहाँ पर एक बस पहला था वस्तु, दूसरा वस्तु यहाँ पर आया, तीसरा यहाँ पर स्थिति में आया, तो ये तो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर उसकी h इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पर h बराबर h है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह से उसकी ऊंचाई h हो जाता है। लेकिन वस्तु का विस्थापन कहा जाए कि ये वस्तु विस्थापन कितना दूरी तक तय किया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि h इसका विस्थापन है, क्योंकि वो h ऊंचाई से गिर रही है तो विस्थापन h है, लेकिन पृथ्वी की सतह से ऊंचाई उसकी
जीरो है ना। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जीरो होने की वजह से उसकी स्थितिज ऊर्जा भी जीरो हो गया। अब वस्तु का वेग यहाँ पर भी था और यहाँ पर वेग भी डैश हो गया, है कि नहीं। तो वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग उसका जीरो था और यहाँ पर वेग उसका भी डैश हो जाता है ना। तो गतिज ऊर्जा कुछ ना कुछ तो होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि सी बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा, है कि नहीं, सी बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना। सी बिंदु पर वस्तु की गतिज ऊर्जा तो लिखेंगे हाफ एम वी डैश स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी सी बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जा तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कुल ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो लिखेंगे हाफ एम वी डैश स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो गई, है ना। तो अब हम लोग देखिए गति का समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वस्तु का हम लोगों को तुलना इस ऊंचाई से करना है कि नहीं। यहाँ पर वस्तु की विरामावस्था पर था और यहाँ पर उसका वेग भी डैश प्राप्त हो जाता है। तो देखिए गति के समीकरण से, है ना, गति के समीकरण से, तो गति का समीकरण क्या कहता है कि वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस होता है 2g। अब विस्थापन कितना है आप देख पा रहे हैं, वो उसका विस्थापन h है, अधिकतम ऊंचाई से वो गिर रही है अर्थात उसके विस्थापन h हो गया। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण मैंने धनात्मक लिया है कि नहीं। और वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रही है ना, ये बात को मैंने पहले भी मेंशन किया था। विरामावस्था से गति प्रारंभ की है, गति प्रारंभ की है अर्थात u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो बैठाएंगे तो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिल गया 2gh। अब इन बातों को हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखिए यह बात है ना, यह वी स्क्वायर का मान, वी डैश स्क्वायर का मान समीकरण 3 में रखने पर, है कि नहीं, समीकरण 3 में रखने पर तो हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी जो हो गई, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो इसकी टोटल एनर्जी जो हो गई वो क्या होगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या मिला है हमको 2gh। तो ये 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब है कि सी बिंदु पर भी इसकी ऊर्जा mgh ही मुझे प्राप्त हुआ है। तो तीनों ही बिंदु पर इसकी कुल ऊर्जा mgh प्राप्त हुई, आप लोग अभी देख पाए होंगे। ये इस स्थिति पर इसकी ऊर्जा mgh, इस स्थिति पर इसकी ऊर्जा mgh और इस स्थिति पर भी इसकी ऊर्जा mgh है। तो हमको बताइए कि ऊर्जा नष्ट कहाँ हुई, सिर्फ ऊर्जा के दोनों ही ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के परिमाण में कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन ऊर्जा तो नष्ट नहीं हुई, है कि नहीं। ऊर्जा जो थी, जो ऊर्जा उसको यहाँ पर प्राप्त हो रहा था वो ऊर्जा यहाँ पर भी है, अर्थात गिरने के क्रम में ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है। किसी भी स्थिति में हर जगह ऊर्जा उसकी समान होती है। तो अर्थात गिरने की स्थिति में बोलिए चाहे उसको ऊपर ले जाने की स्थिति में बोलिए, दोनों ही स्थिति में ऊर्जा संरक्षित थी। ऐसे आप लोग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का प्रयोग हर क्षेत्र में भी कर सकते हैं। जैसे मन किसी वस्तु को यदि हम प्रक्षेप गति देते हैं तो वहाँ पर भी उसके हर एक बिंदु पर ऊर्जा संरक्षित रहती है बच्चों, है ना। तो आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, है ना, कि ऊर्जा किस किस सिद्धांत का सहारा लेकर के किन किन घटनाओं में हम लोग दिखा सकते हैं कि उसका ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो मैंने ये 2 चीज़ बातें आप लोगों को मैंने बताई, है ना। मुझे विश्वास है ना, कि ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और इसके साथ कार्य ऊर्जा का जो लेसन है बच्चों वो भी खत्म होता है, लास्ट था। यहीं पर इस लेसन को हम लोग द एंड कर देते हैं। हम लोग नेक्स्ट कल को जब हम लोग पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा तो उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो होगा बच्चों वो मेरा रोटेशनल डायनामिक्स है ना, घूर्णन गतिकी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों। तो इस वीडियो में आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे और 11th क्लास से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं, है ना, थ्योरी रिलेटेड जितनी भी तरह की प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम को मैं आप लोग का दूर कर दूंगा, है ना। मैं पिछले बहुत सारे वीडियो को बनाया हूँ, उसे आप लोग अच्छी तरह से देखें बच्चों, सारी वीडियो को, जिसमें यूनिट डायमेंशन है, वेक्टर है, 1 डायमेंशन मोशन है, 2 डायमेंशन मोशन है और 2 डायमेंशन मोशन से संबंधित जितनी भी तरह की बातें हैं, चाहे वो सर्कुलर मोशन है, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, सभी तरह की बातों पर मैंने विचार किया है। और साथ में ही मैंने मोशन को भी पढ़ाया है ना। उसमें न्यूटन्स के नियम के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है बच्चों।
7-8 वीडियो लगभग उसमें मैंने बनाया है। उसके बाद घर्षण है ना, फ्रिक्शन को भी मैंने बताया, फ्रिक्शन में भी बहुत तरह की बातें को मैंने बताया है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताया है, फिर कॉलिजन प्रिंसिपल को भी मैंने बताया है कि संघात क्या होता है, उसमें भी हम लोग न्यूटन का संघात नियम का, बहुत तरह की वीडियो को मैंने आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने बनाया है बच्चों। तो उस वीडियो पर आप लोग बारी बारी जाएं और उसे देखने का प्रयास करें और थ्योरी को समझने का प्रयास करें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस वीडियो से आप लोगों का विदा लेना चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। आप लोग बच्चों हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, है ना। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।